भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले प्रशिक्षित होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं को मार्गदर्शन किया। People think that those who have been elected by electoral system पढ़े लिखे नहीं हैं, सारे खराब काम है जो वो लोग करते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि उस परसेप्शन को चेंज करने के लिए हमारे जो यूथ हैं उनको आज की राजनीति के बारे में बताने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए MIT यूनिवर्सिटी ने एक महत्वपूर्ण पहल करी। इस बात को मैं यहाँ पर MIT के इस महत्वपूर्ण सेशन के ऊपर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे नौजवान छात्रों ने यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, वे टू ड्रॉ द लाइन के बारे में अपने 3-3 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावी विचार रखे। ये केवल भाषण में नहीं, जीवन में व्यक्ति को उतारने की आवश्यकता है। जिस समय हम चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी योग्यता के अनुरूप पहचानना नहीं चाहते और चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में हम विपरीत बातचीत करते हैं, जैसे कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी कहने की किसी को भी छूट हो सकती है, तो मैं इनडायरेक्टली जो हमारे देश के मतदाता हैं, जो देश की बहुसंख्यक मतदाता हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ नेगेटिव बोलते हैं कि ये लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं जो डिजर्व नहीं करते। तो महत्वपूर्ण काम जो MIT को करना है कि एक समाज में इस परसेप्शन को चेंज करने का प्रयास करना है कि नहीं, समाज में अच्छे लोग भी राजनीति में आ सकते हैं। वी हैव टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। सम इंडिविजुअल्स कैन बी गुड और बैड, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और जिस मैं इंस्टीट्यूशंस के सम्मान की बात करता हूं तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है जो हमारे संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। मैं इस बात को कहूं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो ये कोई अभी हमारे संविधान ने आज़ादी के बाद ये हमारे को दिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आर्टिकल 19 हमारे को इस बात की छूट देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने रख सकते हैं। लेकिन जब से सिविलाइजेशन हुआ, समय समय के हिसाब से हिस्ट्री में भी हम इस बात को जानकारी रखते हैं कि अपनी बात कहने का अधिकार देने का प्रयास इस सभ्यता के उद्भव भाव से शुरू हुआ। अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो वहां पर भी स्वतंत्रता थी अभिव्यक्ति की। कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी इस ओर हमारे को ध्यान दिलाता है। अगर हम उस दौर की बात करते हैं तो जो सभाएं होती थी, सभा का मतलब सभ्य लोगों के बीच की बात करना। आज जिस समय हम सभा की बात करते हैं, विधानसभा की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि वहाँ पर सभ्य तरीके से बातचीत होगी। सभ्य लोग, पार्लियामेंट्री एंड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस के ऊपर भी हम उसके दो डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ पार्लियामेंट्री और ये चीज़ अनपार्लियामेंट्री है। तो हमारी बहुत अच्छी बात हमारे एक नौजवान स्पीकर ने यहाँ पर कही कि हमारे को अपने आप से इस बात के लिए तय करना पड़ेगा कि वे टू ड्रॉ द लाइन। केवल आर्टिकल 19 ही ऐसा है जो सिर्फ हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं देता, लेकिन उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि आप इन विषयों के ऊपर आपकी जो स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की वो नहीं है, जो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो ये हमारे को बहुत गंभीरता के साथ सोचना है। ये जो हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं,
ये इसलिए क्योंकि एक मनुष्य है जो संवेदनशील है, सोशल प्राणी है, और जिस समय सोशल सिस्टम के अंतर्गत हम रहते हैं तो हमारे को मर्यादाओं के अंतर्गत बंधे रहने का एक स्वभाव होना चाहिए। हम जिस समय मर्यादा लांघने की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के उस अवधारणाओं को लांघने की बात करते हैं जहां पर हमारे को एक रेखा खींचने की आवश्यकता है। जिस समय संविधान के निर्माता अंबेडकर साहब ने संविधान की संरचना करी होगी तो उन्होंने अपनी एक बात में कहा था, उन्होंने कहा संविधान में क्या लिखा है ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉब्लम इज विद इन द माइंड ऑफ मैन, उसके माइंड सेट व्यक्ति का क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम वहां पर खड़ी होती है। और आज अपनी सुप्रीमेसी को जाहिर करने के लिए हम उस रेखा को लांघने में कोई संकोच नहीं करते और उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकार करते हैं। हरवंश राय बच्चन जी ने बहुत 2 लाइनें लिखी थी, उन्होंने कहा कि किसी ने अच्छा और किसी ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना हमारे को पहचान रहा है। उसको लगता है कि इनकी आलोचना करने में हमारा भला होने वाला है तो हमारी आलोचना कर रहा है, किसी को लग रहा है कि हमारी बढ़ाई करने के लिए उसका भला होने वाला है तो हमारी बढ़ाई। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति ने दूसरे का असेसमेंट करना प्रारंभ कर दिया कि ये अच्छा है कि खराब है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने करना चाहिए। जिसे हम बहुत बड़े पर्सपेक्टिव्स के अंतर्गत इसको देखते हैं, राष्ट्र हित में देखते हैं, और केवल राष्ट्र हित की बात नहीं करना चाहता। राष्ट्र हित में व्यक्तिगत जीवन में हम जहां कहीं भी संवाद बनाते हैं, हर स्थान के ऊपर वाणी की और भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक वाणी है, एक जुबान है जो आपको किसी के साथ मोहब्बत भी करा सकती है, और एक वाणी और एक जुबान है जो आपकी भाषा है वो किसी के साथ आपकी दुश्मनी भी करा सकती है। तो इस बात को बहुत गंभीरता के साथ देखने की आवश्यकता है कि हमारे को किस लिमिट तक बोलने की आवश्यकता है। आज हम अपने कन्वीनियंस के ऊपर, मैंने कहा कि हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मीडिया की जो आजकल इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, विशेष रूप से सोशल मीडिया की, यहां पर हमारे नौजवान छात्र जो यहां से निकलकर प्रदेश, देश और दुनिया का नेतृत्व करेंगे, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया में नेगेटिविटी ज्यादा है। कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर कमेंट करने वाले या उसके ऊपर अपने ओपिनियन देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। कोई एक चीज नेगेटिव जिस समय आ जाती है तो उसके ऊपर बाढ़ लग जाती है लोगों को कमेंट करने की, यही सबसे खराब है। खराब बात को देखने के लोग ज्यादा उत्सुक रहते हैं क्योंकि वो आसानी से की जाती है, अच्छा काम मुश्किल से किया जा सकता है। हमारे एक मित्र भी यहाँ पर बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे को उस लिमिट तक पहुँचना लेकिन मुश्किल है, ऊंचाइयों के ऊपर पहुँचने के लिए मुश्किल रास्तों से ही जाना पड़ेगा। भीड़ में चलने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं। मैं इस बात को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। जो अपना रास्ता स्वयं बनाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। भीड़ में चलने वाला कभी अपना रास्ता अलग नहीं बना सकता, आपको अलग अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। अलग जो राष्ट्र हित में हो, अलग जो समाज हित में हो, अलग जो आपके व्यक्तिगत हित में भी हो, और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर आज हम सब लोगों को इस बात के लिए सोचने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें, आप जब परिवार में बैठे हो, इट इज नॉट ऑलवेज व्हेन you want to prove that you can speak something, sometimes silence is also more important. आप चुप रहकर भी बहुत सारी बातें कह सकते हैं, और चुप रहकर अपनी बात कहने का जो उसमें कला आ जाएगा वो उन सीमाओं को समझ जाएगा, उस लाइन को समझ जाएगा जिसको को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हो। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटे से शब्दों के अंतर्गत कहा गया है कि पहले तोलो फिर बोलो। पहले व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि क्या बोलना है। इस बात को जब आप विचार कर कर बोलोगे तो ये कहते हैं ना कि यूज योर रीजंस फर्स्ट। पहले आप अपने रीजन करिए, किस रीजन के कारण बोले, क्यों आप बोल रहे हैं, बिफोर यू यूज योर टंग।
पहले उन रीजंस को ढूंढो कि किस रीजंस के कारण आप बोलो। जबान का इस्तेमाल करने से पहले जिस समय आप इस बात के ऊपर विचार करोगे तो आपको वो लक्ष्मण रेखा याद आ जाएगी जिसको लांघने से आप अपना और समाज का नुकसान कर सकते। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। कौन व्यक्ति कितना साहसी है और कौन व्यक्ति कितना दुस्साहसी है, इस पे फर्क होना चाहिए। फर्क साहस और दुस्साहस में होना चाहिए। गुण नहीं तो नीम भी नरस में होना चाहिए। और गुण नहीं हो सकती तो नीम भी तो कम से कम ना हो। कड़वी भी बात तो मत कहिए। गुण नहीं तो नीम भी नरस में होना चाहिए। कब, कहां, कैसे, किसे क्या कहना है, कब, कहां, कैसे, किसे क्या कहना है, आपको ज्ञान इतना आपके अंतस में होना चाहिए। कम से कम आपके अंतस में, अंतरात्मा में इतना ज्ञान होना चाहिए कि किसको कहां, कब, क्या और क्यों कहना है। और इस बात के ऊपर जिस समय हम विचार करेंगे तो ये जो मूल अवधारणा है डेमोक्रेसी की, जो हमारे को फ्रीडम हमारे संविधान ने दिया है, पूरी दुनिया के अंतर्गत हम देखते हैं तो दुनिया को आज़ादी चाहिए। आज़ादी के लिए नारा लगाना बहुत चीज़ आसान है, लेकिन आज़ादी किस प्रकार की चाहिए। अगर हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के दीवानों ने, जिन्होंने आज़ादी के लिए ये जानते हुए कि आज़ाद हिंदुस्तान में पता नहीं जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उन्होंने एक आज़ाद हिंदुस्तान की कल्पना की होगी। उस कल्पना को हमारे संविधान में लिपिबद्ध किया गया, जिसके अनुसार हमारे को काम करना चाहिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष 28 अप्रैल निर्वाचित हुआ था। तो मेरा यह प्रयास रहता है कि विधानसभा में भी आपसी डिस्कशन हो, डिबेट्स हो। विधानसभा में पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे पास उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मैं इस बात को यहाँ पर कहते हुए गर्व होता है, आई हैव 18 डॉक्टर्स फ्रॉम मेडिकल फैकल्टी। 200 मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं मेरे पास, 18। मेरे पास 32 ऐसे लोग हैं जो MBA हैं, MTech हैं, BTech हैं, MCA। हमारे पास 32 ऐसे इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनलिस्ट हैं। हमारे पास 67 लॉ ग्रेजुएट्स हैं। हमारे पास 52 मेंबर्स हैं जो 40 साल से कम हैं। हमारे पास 47 विमेन MLAs हैं। मैंने सबको अलग अलग ग्रुप बनाकर उनसे बातचीत करना प्रारंभ किया। मैं यहाँ पर नौजवान दोस्तों से इस बात के लिए जरूर कहना चाहूँगा कि आपको, इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स खराब इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं। पॉलिटिक्स को लोग खराब इसलिए कहते हैं कि आप जैसे लोग उसमें आगे नहीं आना चाहते। आपको आगे आना पड़ेगा अगर राजनीति को एक नई दिशा और नई दशा देने का काम कर रहे हैं। आपको आगे आना पड़ेगा। आप जिस समय आगे आओगे तो जैसे मैंने यहाँ पर खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की असेंबली के बारे में जो एक नेगेटिव परसेप्शन था, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। पूरे देश के बारे में चेंज करना चाहते हैं। और वो चेंज करने की शुरुआत जहाँ से हो सकती है वो MIT पुणे से हो सकती है। मुझे इस बात का विश्वास है। बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हम लोगों ने लगना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस समय इस अमृत महोत्सव की बात करी, इस देश के 75वें आज़ादी के महोत्सव की बात करी, उन्होंने कहा अगले आने वाले 25 वर्ष अमृत काल हैं। 75 वर्षों से आज जो हम मना रहे हैं 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ, जिस समय हम 100वीं वर्षगांठ बनाएंगे, शताब्दी वर्षगांठ बनाएंगे, तो उस समय हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा, ये तय करने की जिम्मेवारी मेरे सामने बैठे हुए यहाँ पर नौजवान साथियों की है कि सेंचुरी के बाद जिस समय 100 साल आज़ादी के होंगे, हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा। ये आप सब लोगों ने इस काम करने की आवश्यकता। आप सब लोग काम करें। जिस समय देश आज़ाद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि उस समय हमारे नौजवानों की पसीने की खुशबू उसमें आनी चाहिए कि आप इतना मेहनत आपको करना। अगले आने वाले 25 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। हर नौजवान को इस ओर आगे आना पड़ेगा। आपको आगे आना और उनको आगे की दिशा दिखाने का काम हमारे मित्र भाई राहुल करात साहब करेंगे। मुझे इस बात का विश्वास करेंगे। आपको दिशा देने का, दिखाने का काम तो ये करेंगे, लेकिन आगे हमारे को स्वयं बढ़ना पड़ेगा। और जिस समय हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान की राजनीति, जिसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया था, मैं भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का बहुत एक्टिव मेंबर था और हूँ भी। दुनिया की जिस समय लेजिस्लेशन की बात करें, दुनिया में जिस समय डेमोक्रेसी की बात करें, तो हमारे जैसी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। हमारे को इस बात को बनाकर रखना चाहिए और इस बात को आगे बढ़ाकर ले जाना पड़ेगा। आज इस अवसर के ऊपर मैं विगत since 1991 I contested first time for
असेंबली पोल्स 1991। अभी मैं बैक टू बैक 8 बार जीता हूँ। ये भी बात मैं इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा कि मैं 8 बार जीता हूँ, वो इन्होंने दिखा दिया अपने मेरे जो एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी उसके ऊपर देव टूल। और 8 बार जीतने का कारण मेरे द्वारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया गया काम तो होगा ही। मैं सिर्फ नहीं कह रहा इट वाज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग विच मेड मी विन 8 टाइम्स, लेकिन 8 बार जीतने का कारण सबसे बड़ा ये है कि आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि वे टू ड्रॉ द लाइन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपको कहाँ पर क्या बोलना है, किसके लिए क्या बोलना है, इस बात को सीखने का प्रयास मैंने 32 वर्षों के राजनीति में किया है। कि जिस समय हमारे नौजवान साथी सार्वजनिक राजनीति में जाएंगे उस समय उनको कब, कहाँ, कैसे और क्यों बोलना है, जिस समय इस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे, उस रोशनी को कितना फैला सकते हैं समाज में, जिसके कारण एक लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बने और लोकतंत्र में बैठे हुए हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास बने। और जिस समय नेतृत्व के प्रति विश्वास बनेगा उस समय निश्चित रूप से हम नए भारत की उस नई रोशनी को, जो इस देश की 100वीं आज़ादी के समय में हम कल्पना करते हैं, हम उसको देख सकेंगे।